इकोनॉमिक्स में हम लोग कंटिंजेंसी को देखे थे। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ मद ऐसे होते हैं जो किसी विशेष राष्ट्र के द्वारा या तो आकस्मिक निधि में या फिर विशेष फंड के रूप में जमा किया जाता है। जैसे कि अमेरिका एक विशेष निधि का उपयोग करता है अर्थव्यवस्था में, इसको ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं। क्या है इसके अधीन? तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की गई ऐसी योजना है जिसके तहत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ब्याज दरों में कमी की जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट कर लेते हैं और उस हिसाब से रिटर्निंग नहीं हो पाएगी, आरओआई कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, तो फिर बैंक को हम कहाँ से लोन चुकता कर पाएंगे। तो इसके लिए ब्याज दर में यदि कटौती होगी तो ब्याज का ज़्यादा लोड नहीं होगा, तो मूलधन धीरे धीरे सोचते हैं कि थोड़ा बाद में भी संभव होगा तो हम दे पाएंगे। इसको ऑपरेशन ट्विस्ट कहा गया क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में काफी ट्विस्ट हुआ और जो लोग अधिक ब्याज दर होने की वजह से जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अगला है ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी के पंजीकरण अधिकारी तथा स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा वैसी विवरण पुस्तिका जिसमें पब्लिक इशू के लिए जारी करने वाली सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं। अब जो शेयर जारी कर रहे हैं पब्लिक के पास, तो वो जो आप शेयर या फिर स्टॉक एक्सचेंज से लें या फिर किसी भी एजेंसी के थ्रू आप शेयर लेंगे तो शेयर की गारंटी कौन देगा? तो यह गारंटी जो पंजीकरण अधिकारी होती है वे देते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के पास ये तमाम बुकलेट जमा होते हैं जिसमें आवश्यकता अनुकूल तमाम सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है ऑडिट अकाउंट। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रत्येक कंपनी द्वारा अपना वार्षिक ऑडिट अकाउंट जारी करता है। इससे क्या होगा? इससे निवेशक निवेश से जुड़ी सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब होता है निरीक्षण करना, उसका अनुशासन करना। ठीक है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग क्लियर हो गया। आर्थिक संसाधन से रिलेटेड जितना भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग किया जाए लेकिन बिना पेपर वर्क के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्लियरेंस होता है। तो इसके तहत बैंकों द्वारा बिना पेपर चेक करते किसी व्यक्ति अथवा संस्था को धन अंतरित किया जाता। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग यही होता है। जैसे आप आरटीजीएस करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग करते हैं। आपके पास ओटीपी आता है, पासवर्ड डालते हैं, आप ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं और उस ओटीपी से वेरीफाई हो गया, चेक क्लियर हो गया, या आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्लियर हो गया। इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग कहा जाता है। इसमें न तो आप किसी को चेक काट के दिए, खाते में पैसा चला गया। ई गवर्नेंस यानी ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो गवर्नेंस का मतलब समझते हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला कामकाज। तो अब जैसे सपोज कीजिए कि पहले क्या होता था, जब फुल्ली ऑफलाइन सिस्टम था, पेपर वर्क था, तो अगर केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार के पास कोई नोटिस भेजनी है तो वहाँ से बाई पोस्ट लेटर आता था और वो लेटर फिर राज्य सरकार के पास आएगा, फिर वो उसके डाक में जाएगा, फिर वहाँ लिखाएगा, फिर संबंधित अधिकारी के पास जाएगा। आज क्या है कि सीधे जिस अधिकारी के पास भेजना है, जहाँ भेजना है, वहाँ उसके मेल पे चला जाता है, तुरंत वह उससे संबंधित सूचना उसको प्राप्त हो जाती, फिर वो फीडबैक दे देता है या उस पर त्वरित काम करना शुरू देता है। तो गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसमें गतिशीलता लाने के लिए
जो सरकारी मंत्रालय या विभाग है उनको कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से जो जोड़ा जाता है, जो उसके आधार पर काम संपादित किया जाता है, काम में ट्रांसपेरेंसी लाई जाती है, किसी को ई गवर्नेंस का। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्यों है? काम को लेकर पहुंचा भाई, यहाँ तो है कि भाई आप मेल पे एक्सेप्ट कर लिए हैं। ई कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मतलब व्यापार वाणिज्य। तो वाणिज्य के क्षेत्र में लेन देन की प्रक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग होता हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग होता हो, इसी को ई कॉमर्स कहा जाता है, जो काफी अभी प्रचलित है। ई कॉमर्स। ई चौपाल क्या है? ई चौपाल जानते हैं? चौपाल कृषि से संबंधित जानकारियां दी जाती है। कृषि में क्या क्या बीज आपके पास उपलब्ध है, संकर कौन कौन से हैं, खाद कौन कौन से उपलब्ध है, कितनी सब्सिडी दी जा रही है, अभी बदलते जलवायु में किस हिसाब से खेती की जाए, सिंचाई कब कब किया जाए, ये तमाम जानकारियां दी जाती है। आप जो कृषि के उत्पाद आप जो उत्पाद निकाल रहे हैं, वो उत्पाद का अच्छी मार्केटिंग कहाँ होगा, कहाँ आपको अच्छे दाम मिलेंगे, जिसको विपणन भी कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सभी बातों पर तो विस्तृत चर्चा की जाती है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। उसको कहते हैं ई चौपाल। यूनिट बैंकिंग या इकाई बैंकिंग क्या है? अमेरिका में लोकप्रिय वैसी बैंकिंग प्रणाली जो सीमित क्षेत्र अपनी कुछ खास शाखा अथवा एक ही शाखा के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करती है। यहाँ भी कुछ यूनिट बैंकिंग हो गया है ना। जैसे कोई ऐसा बैंक हो जिसकी शाखा बहुत खास क्षेत्र तक सीमित है, जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ऐसा नहीं कि यूबीजीबी का ब्रांच आपको मुंबई में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, है ना। ये सब यूनिट बैंकिंग की तरह ही काम कर रही है, इसकी कुछ खास जगहों पे ही अपना यूनिट। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के लिए वह श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि से उसकी उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता और उत्पादन क्षमता, है ना। तो उपभोग समुच्चय को समझे। कंजप्शन बास्केट क्या है? किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जनता कितना उपभोग करना चाहती है। भारत में राष्ट्रीय प्रतिकर सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुएं सम्मिलित हैं। 19 वस्तुएं जिसके आम जनता के लिए वो उपभोग की वस्तु हैं। दाल है, चावल है, दूध है, नमक है, चीनी है, तेल है, ये सब दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं। सब के समूचे को, समूह को उपभोग समुच्चय या कंजप्शन बास्केट कहा जाता है। अभी जो है वो 19 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया। उद्यम इंटरप्राइज क्या है? इंटरप्राइज से पहले इंटरप्रेनर को समझे। उद्यमी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करता है। जैसे मान लीजिए वो उसका पूरा रिस्क वो खुद लेता है, अपने ऊपर लेता है। जैसे कोई माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाता है तो वो उद्यमी नहीं कहलाएगा। इंटरप्रेनर उसको कहेंगे जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। माता पिता का किसी और चीज का बिजनेस है, वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो, और उस बिजनेस का पूरा रिस्क वो स्वयं वहन कर रहा है, उद्यमी। और उद्यमी द्वारा स्थापित फर्म, संस्था, कंपनी को कहते हैं उद्यम, इंटरप्राइज। ठीक, यानी उपक्रम कह सकते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या? सिंपल है कि हम अपनी ऊर्जा दक्षता को बढ़ावे। आप देखते होंगे कि अभी हर चीज के एडवर्टीजमेंट में आता है कि आप फ्रिज खरीदने जाएंगे तो उसमें आएगा कि एनर्जी सेविंग फ्रिज, एनर्जी सेविंग वॉशिंग मशीन। तो यह है कि विद्युत का जो अपव्यय होता था पहले, उस अपव्यय को कम करने के लिए जो ब्यूरो संचालित है वह सरकारी संस्था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। उसी के तहत CFL बल्ब या फिर एनर्जी सेविंग फैन ये सब संचालित होने लगा। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? वह प्रत्यक्ष कर जो किसी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को भाग देने पर उपहार प्राप्त करना, अदा करना होता है। जैसे किसी को गिफ्ट कर रहे हैं उसमें जो टैक्स देना होगा उसी को उपहार कर कहा जाता है। सिंपल है। उत्पादन फलन,
किसी वस्तु का उत्पादन के साधनों, पूंजी, श्रम, तकनीक, भूमि, उद्यमी के प्रयोग का परिणाम होता है। और इन साधनों की मात्रा के बीच जो तकनीकी फलनात्मक संबंध होता है उसे उत्पादन फल है ना। जैसे मान लीजिए आप साधन कितना लगा रहे हैं और आपको कितना फल प्राप्त हुआ, उत्पादन कितना प्राप्त होगा। तो साधन यदि लगा रहे हैं तो फल ज्यादा होगा, एक साधन अधिक लगा रहे हैं तो फल ज्यादा प्राप्त होगा। ये जो रिलेशनशिप डेवलप होने का जो मैपिंग है उसी को उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इससे ये पता होता है कि हम कितना साधन और बढ़ाएं तो हम उत्पादन को हम अपनी तय सीमा से इतना अधिक इतना गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक। एकाधिकारी तथा प्रतिबंध कार्य व्यापार अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 क्या नियम को व्यापारियों के एकाधिकार तथा अन्य जनहित बाधक व्यावहारिक प्रविष्टियों का नियमन करने के लिए लागू किया गया था। कि व्यापारियों को एकाधिकार प्राप्त हो, हम उसको बार बार उसके काम में दखल डालेंगे तो क्या होगा, वो अपना सब्स्टिट्यूट खोजेगा, चलो भाई व्यापार बहुत खराब ये है। तो उसके जो भी बाधक तत्व है उस बाधक तत्व के निर्मूलन की प्रति जो भी प्रक्रियाएं हुई उसको एकाधिकार प्रतिबंध कार्य व्यापार अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कहा गया, जो 1969 में लागू। एंजिल वक्र क्या है? एंजल कर्व जर्मनी आय तथा उपभोग के बीच संबंध को दर्शाने, आय और उपभोग, कितना आय हो तो हम कितना उपभोग करेंगे, तो लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे। तो उस बनाया कि उसके अनुसार कि जैसे जैसे होती है व्यक्ति के उपभोग के प्रतिशत होती है, भोजन पर कमी आती है, आय बढ़ेगी तो अन्य साधनों पे आप भोजन पे व्यय कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भोजन करने के वक्त की कमी आ जाएगी। सिंपल है, जो बहुत जिसकी आय बहुत कम है, जो बहुत कम पाता है, जो बैठा हुआ बेरोजगार है वो कितना खाता है, और जो बहुत इंगेज है अपने जीवन में, बहुत आमदनी प्राप्त कर रहा है, कितना कैलोरी खा पाता है। दोनों में तुलना जन करें, क्या होगा, आप पाएंगे कि जो बहुत फ्री रहता है उसके खाने का डोज ज्यादा इनकम हासिल कर रहा है तो उसको खाने का डोज कम है। तो ये एक रिवर्स रिलेशनशिप है जिसको एंजेल इकोनॉमिक्स में आज इतना ही। अब हम लोग हिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं। जी।